हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएनजी स्टडी हब पर स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 का एक्सरसाइज। तो इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूं, आपको ये बता दूं कि मैंने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ये छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप वो 2 एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहीं पर यह भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसा होगा, अगर मुझे लगेगा कि उसके भी वीडियोस बनाने ज़रूरी हैं तो मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो जो प्रतिस्थापन विधि के बेसिक वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो वो दिए गए लिंक से उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे पहले ही मैंने बेसिक्स में हर विधि के लिए स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे जाकर जरूर देखें। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं पहले नंबर में, वो मैंने लिख लिया है। इस प्रश्नों को हमें जो है क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि की अगर बात करें तो ये बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आता है। तो हम लोग पहले ही बेसिक्स में सीख चुके हैं कि जो भी प्रश्न a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 इस रूप में रहता है, उसी को हम बीजगणितीय विधि से सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर प्रश्न को बनाने से पहले हम एक बार उस पर ये जरूर गौर कर लेंगे कि क्या ये प्रश्न इस रूप में है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि पहला प्रश्न है, तो अगर इसमें हम लोग इस अनुपात की जांच करें तो हमारे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये 1/1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1/1 -1। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका अनुपात 1 है जबकि इसका अनुपात -1 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका बीजगणितीय हल निकलेगा। तो अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से सरल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग बेसिक्स में ही सीख चुके हैं कि किसी एक समीकरण को 3 बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 को सरल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 को सरल करने पर। चूंकि मैंने बेसिक्स में पहले ही ये सारी चीज़ें बता रखी है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसे आसानी से समझ जाएंगे, और यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगाऊंगा। तो हम लोग x = 14 - y लिख सकते हैं। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में 3 को प्रतिस्थापित करने पर, तो ये जो अभी मैंने यहाँ लिखा प्रतिस्थापित करने पे, इसके जगह आप और भी कई सारे चीज़ लिख सकते हैं जो पहले ही मैंने बताया था। तो अगर हम इसे प्रतिस्थापित करते हैं 2 में, जो कि x - y = 4 है, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम रखते हैं 14 - y, और ये -y पहले से ही है, तो वैल्यू हमारा -2y = 4 - 14 के रूप में आएगा। यानी y = हम -10/- 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से y का वैल्यू 5 हो गया। ठीक है, अब ये y की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो 3 जो हमारा है वो है x = 14 - y, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 - 5। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो इस तरह से x और y के वैल्यू हमें मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लास्ट में, इसलिए x = 9 और y = 5। यही हमारा आंसर हो गया। अब आप ये आंसर खुद से भी चेक कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो 2 इक्वेशन दिए गए थे उसमें इस x और y के वैल्यू को देख कर रखो, और आप ये जांच करो कि क्या ये वैल्यू बराबर आते हैं। अगर हम यहाँ 9 और 5 रख के जोड़ते हैं तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 14, तो बराबर आ रहा है। दूसरा इक्वेशन में अगर रखें तो 9 में 5 घटाएंगे जो कि 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है वो है
s माइनस टी बराबर 3, ये हमारे लिए पहला समीकरण है, और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये दूसरा समीकरण है। तो सेम उसी तरह से समीकरण 1 को सरल करेंगे हम लोग। समीकरण 1 को सरल करने पर, तो अगर इसे सरल करते हैं तो s बराबर हमें 3 प्लस टी मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए नया समीकरण 3 हो गया। अब इसका मान हम लोग रखेंगे 2 में। तो समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, अब अगर इसका मान अगर हम रखते हैं यहाँ, तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, s बटे 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। तो s की वैल्यू है 3 प्लस टी, तो s के जगह 3 प्लस टी लिख लेते हैं। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, तो अगर हम इसे भिन्न का जोड़ बनाए तो 3 और 2 का लघुत्तम 6, तो 3 दूनी 6, तो ये 3 प्लस टी जो है ये 2 से गुना होगा, और 2 तिया 6 यानी ये 3t बराबर 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6, और ये गुना हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 3 2 5t जो है वो 6 6 36, और ये प्लस में उधर जाके माइनस, दिस इम्प्लाइज t बराबर घट के ये 30 होगा बटे 5, इसलिए t की वैल्यू कितनी हो गई, ये कट जाएंगे, तो t की वैल्यू हो गई 6। अब ये t का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो बस 3 जोड़ना है। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो चूंकि s बराबर है 3 प्लस टी, दिस इम्प्लाइज s बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस 6, इसलिए s की जो वैल्यू है वो हो गई 9। तो इस तरह से ये दोनों ही चर के वैल्यू हमें प्राप्त हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप सही से प्रोसेस चलते हैं तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, 2 में से किसी एक समीकरण से 3 बनाना है, और फिर इस 3 का वैल्यू उस समीकरण में रखना है जिसको आपने अभी तक सरल नहीं किया। इससे एक चर का वैल्यू पता चल जाएगा, फिर एक चर का वैल्यू जैसे ही पता चलेगा उस चर का मान आप तीसरे समीकरण में रख दो, तो दूसरे चर का मान भी आपको पता चल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो हमारा प्रश्न है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो अगर इसके अनुपात की जांच करें आप, तो 3 बटे 9, यहीं पे आप अगर सोचें कि ये बटे है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो आपको पता चलेगा 3 1 का 3 और 3 तिया 9, यानी ये 1 बटे 3, माइनस माइनस कट गया, ये भी 1 बटे 3 और ये भी 1 बटे 3। तो इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि तीनों ही गुणांकों के जो अनुपात हैं वो आपस में बराबर है। तो हम लोग बेसिक्स में सीख चुके हैं कि अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वैसे समीकरण के बीजगणितीय हल जो है वो अपरिमित रूप से कई सारे निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे हम किसी बीजगणितीय विधि से सरल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, बस समीकरण, कोई भी एक समीकरण को सरल करके आपको ये दिखाना है कि एक चर जो है दूसरे चर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना करने पर ये आप तब करेंगे जब आपको कोई ऐसे सवाल मिले जहाँ पे कि अनुपात तीनों बराबर हो या फिर 2 बराबर है और आखिरी वाला बराबर नहीं है, तब आपको ये लिखना आवश्यक है। अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के रूप में अगर सवाल है, तो इसमें आपको ये अनुपातों की तुलना करके दर्शाना आवश्यक नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने जो 2 सवाल बनाए उसमें हमने ये अनुपात नहीं दर्शाया, लेकिन इसमें हमें दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पे a1 जो है 3 है, a2 9 है, ये -1 और ये -3। इसी प्रकार से ये अगर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये 9 भी इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसके अनुपात जो होंगे वो 1/3 के रूप में है। 1/3, 1/3 और 1/3। तो चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जहां पर कि अगर इसे हम सरल करें तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y बराबर 3x माइनस 3। तो यहाँ आप x का वैल्यू कुछ भी रखते जाएंगे, उस हिसाब से आपको y का मान प्राप्त होते चले जाएगा। तो इस तरह से इसके कई सारे हल हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी अनुपात इस रूप में रहे कि तीनों बराबर हो, या फिर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है इनके अनुपातों की तुलना करके दिखाना है। ठीक है। और अगर ऐसा परिस्थिति है, चूंकि अब हम लोग सीधे प्रश्न को देख करके ये जांच कर सकते हैं, थोड़ा रफ करके या दिमाग में भी आप इसे सरल कर सकते हो। तो जब ऐसा स्थिति रहेगा तो आपको अनुपात की तुलना नहीं करनी है, बल्कि उसे जिस विधि से बनाने के लिए कहा जा रहा है उस विधि से बना लेंगे। और अगर इस रूप में है या फिर इस रूप में है तो उसे हम किसी भी बीजगणितीय विधि से नहीं बनाएंगे। उसके अनुपातों की तुलना करके सिर्फ ये कह देंगे कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अगर ऐसा रहेगा तो कोई हल नहीं है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है हमारा वो दशमलव के रूप में है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है। तो इसे ये जो दशमलव में है इसी को हम 2x प्लस 3y बराबर 13 भी लिख सकते हैं। इसे आप समझें यहाँ पर कि ये जो दशमलव है अगर इसे हम हटाते हैं तो ये बटे में 10 आएगा। इसी तरह से ये जो दशमलव है इसे भी हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, और ये जो दशमलव है इसे भी हटाने पे बटे में 10 आएगा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते तो एलसीएम 10 ही आता, जिससे इसके ऊपर वाले पदों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद ये 10 और 10 कट जाता। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे सीधे तौर पर लिख दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13। उसी प्रकार से इसे भी मैंने 4x प्लस 5y बराबर 23 लिख लिया। ठीक है। तो अब इसे हम लोग सरल करेंगे। तो पहले किसी एक समीकरण से 3 बनाएंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 को सरल कर रहे हैं। समीकरण 1 को सरल करने पर, तो अगर हम इसे सरल करते हैं तो चूंकि 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो इसलिए यहाँ से x की वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये प्लस में इधर आके माइनस, और ये गुना में है इधर आके भाग। अब ये जो समीकरण 3 हमें प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में 3 को रखने पर, या इसी को आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ चूंकि 4x प्लस 5y बराबर है 23, दिस इम्प्लाइज 4 इंटू एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है। प्लस 5y बराबर 23। तो आप देख सकते हैं ये और ये कटने वाला है, तो इसे हम कटा लेंगे। तो अब ये 2 से गुना होगा, तो 13 दूनी 26 प्लस माइनस माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। तो ये घट करके माइनस y बराबर 23 माइनस 26, ये प्लस में इधर आके माइनस। तो इस प्रकार से माइनस y का वैल्यू माइनस 3 आएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये माइनस और माइनस समाप्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप ये? तो इस प्रकार से हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। अब y हमें जैसे ही मिल गया तो इसको हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, तो इससे हमें x मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान
रखने पर। तो समीकरण 3 जो है हमारा x बराबर 13 माइनस 3y/2, यानी कि x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13 माइनस 3 तिया 9/2, यानी कि x बराबर 4/2, इसलिए x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5। तो हमारा अगला प्रश्न है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो फिर से सेम वही प्रोसेस, पहले समीकरण 1 को सरल करेंगे। समीकरण 1 को सरल करने पर, इसको सरल अगर करते हैं तो यहाँ से हमें x के लिए वैल्यू मिलेगा माइनस √3y/2। आप इसे समझें, ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया, ये √2 इधर, √2 गुना में है, इधर आके भाग हो गया। अब इस 3 को 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, अगर हम प्रतिस्थापित करें तो यहाँ पे √3x माइनस √8y बराबर 0 है। तो इसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू माइनस √3y/√2 माइनस √8y बराबर 0। तो अगर इसे सरल करें तो √3 गुना होके माइनस 3y/√2 माइनस √8y बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका लघुत्तम लेते हैं तो इसका एलसीएम √2 आएगा। तो ये माइनस 3y माइनस √8 गुना √2 √16, यानी कि √16y बराबर 0। इसे हम 4 लिख सकते हैं, यानी माइनस 3y माइनस 4y बराबर 0, क्योंकि ये भाग में इधर आके गुना। तो इस प्रकार से माइनस 7y बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 0/-7। इसलिए हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बस आपको दिखाने के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या से 0 को भाग देने पे परिणाम 0 ही आएगा। अब y का वैल्यू यहाँ 0 है, इसको यहाँ पुट करेंगे जैसे ही, तो x भी हमारा 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ये कुछ लैंग्वेज हैं जो आपको थोड़े लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर चूंकि x बराबर माइनस √3y/√2 है, यानी कि x बराबर माइनस √3 इंटू 0/√2, इसलिए ये पूरा परिणाम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि माइनस √3 इंटू 0 0 और 0/√2 0। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे x और y दोनों का ही वैल्यू क्या है, 0 आ गया। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन तो आपके पास होंगे ही। तो समीकरण 1 को यहाँ फिर से सरल करेंगे और एक चर को इधर रखेंगे और बाकी सभी पदों को दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ पर 3x/2 बराबर हम लिख सकते हैं -2 प्लस 5y/3। तो अगर इसे हम सरल करें पहले, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ होगा, जिसके वजह से ये 6 और ये 5y ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज x बराबर -6 प्लस 5y, ये 2 भाग में आके इधर गुना हो जाएगा, और ये 3 इंटू 3 ये इधर आके इस प्रकार से। तो x की वैल्यू हो जाएगी -12 प्लस 10y/9। ये हमारे लिए समीकरण 3 बन गया। समझ सकते हैं आप, -6 गुना 2 -12 और 5 दूनी 10, y और 3 तिया 9। अब इस 3 को जो है 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे हम। तो आइए देखते हैं, समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर
तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। दिस इम्प्लाइज, पहले इसे हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं ताकि हमारा वैल्यू जो है वो आसानी से निकल आए। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, जिससे हम इसे 2x और इसे 3y के रूप में लिख सकते हैं। अब ये 6 और 6 कट जाएंगे, यानी कि ये 2x की वैल्यू अब हम पुट कर लेंगे तो सॉल्यूशन हमारा आसान होगा, बटे 9 प्लस 3y बराबर 13, प्लस 3y बराबर 13। अब इस 2 से ये दोनों ही गुना हो जाएंगे, तो -24 प्लस 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। दिस इम्प्लाइज, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -24 प्लस 20y प्लस 9 और 1 का एलसीएम 9 होगा, तो ये 9 तिया 27y हो जाएगा और ये 13। अब ये 9 इधर गुना होगा और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसे हम किस प्रकार से सरल करेंगे, तो 20 और 27 जुट करके ये 47y बराबर 13 गुना 9 और प्लस में इसमें 24 इधर आके जुट जाएगा। तो इस प्रकार से 47y बराबर 13 नुमा 117 प्लस 24। तो इसे अगर जोड़ें तो 24 10 34 7 41 141 बटे ये 47 हो जाएगा। तो 40 तिया 120 और 7 तिया 21, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है 3 बार में। तो इस प्रकार से y की वैल्यू हमारी हो गई 3। अब y हमें प्राप्त हो चुका है, तो इस y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, इस समीकरण 3 में। तो अगर यहाँ पर हम y रखते हैं तो 10 तिया 30 और 30 में 12 घटाएंगे 18 आएगा और ये 9 से कट जाएगा आसानी से 2 बार में। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये आप समझ सकते हैं। तो चूंकि x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 है, इसका मतलब हुआ कि x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 30, 10 और 3 गुना होके 30, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि x को हम लिख सकते हैं घटा करके 18 बटे 9, यानी x का मान 2 हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 के 1 नंबर के जो 6 प्रश्न हैं वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार से पूरे होते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है वो मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, क्योंकि अगर आज मैं उसे बताता हूँ तो हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इसे आप एक बार पुनः खुद से भी बनाएं और प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।